तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ देखो, यहाँ दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। इस युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो, पहला समीकरण लेते हैं, x + y = 14। प्रतिस्थापन विधि में ज़रूरी है कि हम पहले समीकरण या दूसरे समीकरण में से किसी एक चर का मान ज्ञात कर लें दूसरे चर के रूप में। तो यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं, y = 14 - x। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब इससे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखो, x माइनस यहाँ y आएगा तो y की जगह y का मान आ गया 14 - x बराबर, लास्ट में यहाँ 4 था तो 4 आ गया। इसको हल करते हैं तो ये आएगा x - 14 और इस माइनस के कारण यहाँ देखो माइनस प्लस का हो जाएगा तो x = 4 आ गया। अब ये 14 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और यहाँ x और x 2x हो जाएगा। तो 2x = 4 + 14 मतलब 2x = 18 और x बराबर आ गया 9। देखो, x का मान आ गया। अब x का मान तीनों समीकरण में से 1, 2, 3 में कहीं भी रख दो तो y का मान आएगा। सबसे आसान है समीकरण 3 में रखना। तो यहाँ समीकरण 3 से y = 14 - x, x मतलब 9 है तो 14 में से 9 गया, 5 आ गया तो y = 5। इस तरह जो हमारा हल आया है x = 9 और y = 5 है। प्रश्न 1 का दूसरा भाग, यहाँ पहली समीकरण है s - t = 3, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी समीकरण है s/3 + t/2 = 6, ये समीकरण नंबर 2 है। देखो, पहले समीकरण से हम s का मान आराम से निकाल सकते हैं, 3 + t आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो s का मान 3 + t है बटे में 3 प्लस यहाँ t/2 = 6। अब इन दोनों का हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखो, लघुत्तम आया 3 और 2 का 6 आ गया। तो यहाँ हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे इन दोनों को, तो 2 × 3 = 6 और 2t आ जाएगा, प्लस यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3t आ जाएगा बराबर 6। ये 6 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा 2 + 3 5t + 6 = 36। इस 6 को लाके यहाँ घटा सकते हैं हम, तो 5t = 30 हो जाएगा और t = 30/5 मतलब t का मान 6 आ गया। तो देखो, एक चर का मान आ गया 6। अब इस t के मान से हम s का मान निकाल सकते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 में t का मान रखने पर s = 3 + 6 अर्थात 9, तो s = 9 आ गया और t = 6। प्रश्न 1 का तीसरा भाग, यहाँ पहली समीकरण है 3x - y = 3, ये समीकरण नंबर 1 है। और 9x - 3y = 9, ये समीकरण नंबर 2 है। देखो, समीकरण नंबर 1 को यहाँ इससे हम y का मान निकालते हैं, इस y को हम दाहिनी तरफ ले चलते हैं और 3 को बाईं तरफ ले आते हैं। तो देखो, 3x - 3 = y हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब समीकरण नंबर 3 से y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में मान रखेंगे तो क्या होगा, 9x - 3, यहाँ तो y आएगा और y का मान कितना है, 3x - 3 = 9। अब इसको हल करते हैं तो ये आएगा 9x - 3 × 9, ये भी 9x आ जाएगा। इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 9 = 9। देखो, ये दोनों कट गए तो हमारे पास क्या आया, 9 = 9। वैसे तो ये सत्य है कि 9 = 9 ही होता है, लेकिन जब कभी ऐसी कंडीशन आती है कि सारे चर कट जाएं, जैसे यहाँ x भी कट गया, y भी कट गया, अर्थात इन दोनों समीकरणों के, इस समीकरण निकाय के अनंत हल हैं। देखो, इसको हम जांच भी कर सकते हैं इसकी, a1/a2 अगर निकालें तो कितना आएगा, 3/9 अर्थात 1/3। b1/b2 अगर निकालें
तो ये आएगा -1/-3, ये भी आ गया 1/3। और C1/C2 ये भी 1/3 आएगा। C1/C2 तो कितना है हमारा 3/9, 3/9, ये भी 1/3। जब ये तीनों बराबर होते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो समीकरण निकाय के अनंत हल होते हैं। यहाँ पे भी देखो ये दिखा रहा है कि 9 बराबर 9 आ गया, मतलब सारे इसके चर कट गए, और जब चर कट जाते हैं तो इसके अनंत हल हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके अनंत हल है। अनंत हल के केस में हमें निकालना नहीं होता, मतलब एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं करना होता। इसको अगर सॉल्व करना चाहें हम तो ग्राफ से कर सकते हैं बस। प्रश्न 1 का चौथा भाग। यहाँ संख्याएं दशमलव में दी गई हैं। देखो 0.2x, 0.3x, 3y बराबर 1.3। अगर इन सभी को यानी पूरे समीकरण को अगर हम 10 से गुणा कर दें तो क्या आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारी पहली समीकरण आ जाएगी। और ऐसे ही दूसरी समीकरण को भी अगर 10 से गुणा कर दें हम तो आएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। तो ये थोड़ा सरल हो जाएंगी। अब अगर पहले समीकरण से हम x या y का मान निकालते हैं, मान लो यहाँ से y का मान निकाला हमने, तो y बराबर क्या होगा, पहले 13 में से 2x घटाएंगे हम, तो 13 माइनस 2x, और फिर ये 3 बटे में आ जाएगा /3। ये हमारा समीकरण नंबर 3 आ गया। इस समीकरण 3 से y का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं तो आएगा 4x प्लस 5 गुणा y, तो y हमारे पास 13 माइनस 2x बटे में 3 है बराबर 23। अब इसको हल करते हैं। तो कोई यहाँ लघुत्तम ले लिया, इस 3 से यहाँ 3 आ गया, 3 चौक 12, मतलब 12x प्लस इस 5 से 13 और 2 को गुणा करना है हमें, तो 13 × 5 = 65 हो गया, माइनस 5 दूनी 10, 10x बराबर 23। अब देखो 12 और में से 10 गया तो बचेगा 2x, और ये बटे में 3, और साथ में यहाँ बचेगा प्लस का 65 बराबर 23। इस 3 को हम दाहिनी तरफ ले आते हैं और गुणा कर देते हैं इसको, तो ये आ गया 2x प्लस 65 बराबर 3 को 23 से गुणा किया, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, तो 2x बराबर 69 माइनस 65, तो यहाँ बचेगा 4। तो देखो x बराबर कितना आएगा 4/2 मतलब 2। तो x का मान 2 आ गया। यहाँ से x का मान हमने निकाल लिया कि x बराबर 2 आ गया। x के इस मान को अगर हम समीकरण 3 में रखते हैं, देखिए समीकरण 3 कहाँ पे, ये समीकरण 3 है, तो हमारे पास y आ जाएगा 13 माइनस 2 गुणा 2 बटे में 3, अर्थात 13 माइनस 4/3। 13 में से 4 गया, 9 बचेगा, 9/3, 3 3 कट गया, मतलब y बराबर 3 आ जाएगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 3। प्रश्न 1 का पाँचवा भाग। वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0, और यहाँ पे है वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2y बराबर 0। देखो पहला समीकरण है वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0, ये समीकरण 1 आ गया। और समीकरण नंबर 2 है वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2y बराबर 0। अब देखो पहले समीकरण में से हम y का मान निकालते हैं, y बराबर 0 माइनस वर्गमूल 2x बटे में वर्गमूल 3। तो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, ये आ जाएगा माइनस वर्गमूल 2x बटे में वर्गमूल 3, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है, ये आ गया y। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 आ गया। अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो देखो वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 और y हमारे पास क्या है, माइनस का वर्गमूल 2x बटे में वर्गमूल 3 बराबर ये वाला 0। अब देखो दोनों का लघुत्तम ले सकते हैं हम, यहाँ वर्गमूल 3 लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ 3 से देखो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, ये 3x आ जाएगा, माइनस यहाँ बाहर माइनस है, अंदर ही माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, ये 2 हो जाएगा, और x ऐसे आ जाएगा बराबर 0। अब ये वर्गमूल 3 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 5x, 5x बराबर 0, अर्थात x बराबर 0/5, और 0 कुछ भी हो उत्तर आता है 0, तो अर्थात हमारा x बराबर 0 आ गया। x का मान आ गया। अब y के लिए समीकरण 3 में चलते हैं हम, समीकरण 3 से y का मान निकालते हैं, वर्गमूल 2 गुणा में 0 बटे में वर्गमूल 3,
किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा कर दो तो उत्तर आता है 0, तो y बराबर भी 0 आ गया, अर्थात y भी 0 है और x भी 0 है। प्रश्न 1 का छठा भाग, इसका पहला समीकरण है 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर -2। इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। इसका लघुत्तम लिया, ये 6 आ गया, 3 3 9x माइनस 2 5 10 y बराबर -2। अब ये सरल होके आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -12। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ऐसे हम समीकरण 2 को भी सरल कर लेते हैं। समीकरण 2 है, देखो x बटे में 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इसका लघुत्तम लिया, लघुत्तम 6 आ गया, ये आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 6। देखो लघुत्तम यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, दोनों कट जाएंगे आपस में, तो समीकरण जो आ जाएगी इसकी वो आ जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 ये है, इससे हम निकालते हैं y का मान। तो y बराबर, यहाँ देखो दाहिनी तरफ -12 है, यहाँ से माइनस के 9 को उधर ले आएंगे तो -9x हो जाएगा, बटे में ये -10 नीचे आ जाएगा, अर्थात y बराबर, देखो ऊपर दोनों माइनस कॉमन लेके काट सकते हैं हम, तो 12 माइनस 9x प्लस 9x बटे में 10। ये हमारा y का मान आ गया और समीकरण नंबर 3 आ गई। इस y के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं और उसको हल करते हैं। तो देखो समीकरण 2 से देखो 2x प्लस 3y, y का मान कितना है हमारा 12 प्लस 9x बटे में 10 बराबर 13। अब इसको हल करते हैं। देखो हल करने से पहले हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। ये 10 लघुत्तम आ गया, तो इस 10 से गुणा होकर 2, ये 20 हो जाएगा, 20x प्लस इस 3 से 12 और 9 को गुणा करना पड़ेगा, तो 12 3 36 और 3 9 27, 27x बराबर 13। ये आ गया। अब यहाँ पे 20 और 27, ये हो गया 47x प्लस 36 बराबर 10 को 13 से गुणा करेंगे 130 हो जाएगा। 130 में 36 घटा देते हैं हम, तो हो जाएगा 47x बराबर, देखो इसमें 130 में 36 घटाएंगे, 30 घट गया सीधे, यानी 100 में 6 घटाएंगे तो 94 आ गया। तो x का मान आ गया 94 बटे में 47। देखो 7 दूनी 14 यानी कि 2 बार में कट जाएगा, तो x का मान आ गया 2। अब इस x के मान से हम निकालते हैं y का मान। देखो यहाँ से समीकरण 3 से y बराबर 12 प्लस 9 गुणा में 2 बटे में 10, तो 12 प्लस 9 दूनी 18 हो गया बटे 10, 12 और 18 30 हो गया, 30 बटे 10 अर्थात 3, तो y का मान आ गया 3 और x का मान आ गया 2। प्रश्न 2 यहाँ पे दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो देखो पहले हमें x और y का मान निकालना है इन दोनों समीकरणों से, और उसके बाद x y को यहाँ रख देना है, इससे हमें m मिल जाएगा। हमें पहला समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 है, और दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24, ये समीकरण नंबर 2 है। देखो दोनों समीकरणों में 2x और 2x दोनों में बराबर है, तो हम समीकरण 1 से 2x का मान निकाल लेते हैं। हर बार हम y का मान निकालते हैं, x का निकालते हैं, इस बार हम 2x का निकाल लेते हैं। तो देखो 2x बराबर 11 माइनस 3y हो गया, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। इस समीकरण 3 से 2x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। देखो समीकरण 2 से, अब 2 से हमें क्या मिलेगा 11 माइनस 3y, क्योंकि ये तो 2x था ना, 2x का ये रख दिया हमने, माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब इसको हल करके y निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे आया 11 माइनस 3 और -4, माइनस का 7y बराबर -24, माइनस का 7y बराबर -24 और 11 उधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा, अर्थात माइनस का 7y बराबर
देखो 11 और 24 ये हो जाएंगे 35, लेकिन रहेगा माइनस ही, दोनों तरफ माइनस कट जाएंगे, तो 7y बराबर 35 और y बराबर 35/7 मतलब 5 आ गया। तो यहाँ से y का मान 5 आ गया, y को यहीं छोड़ दिया। अब हम समीकरण 3 में पहुँचते हैं। समीकरण 3 रहा, यहाँ 2x बराबर 11 माइनस 3 गुणा में 5। तो देखो x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5 15/2। तो देखो 11 में से 15 गया, ये बचे 4/2, अर्थात x बराबर -2। तो x का मान -2 आ गया और y का मान 5 आ गया। अब इन दोनों मानों को हम रखते हैं इस समीकरण में जो दिया गया है, y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ देखो y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर, तो देखो इसमें y का मान रखते हैं 5, x का मान -2 प्लस 3। इस 5 में से इस 3 को घटा सकते हैं हम, तो 5 माइनस 3 बराबर -2m। 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, 2 बराबर -2m। तो देखो इस -2 से अगर इसे भाग दे दें हम, तो m का मान आ जाएगा, m बराबर 2/-2, अर्थात माइनस का 1। तो m बराबर -1। ये हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो इसका पहला भाग है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या बड़ी है और एक छोटी है। तो माना पहली संख्या ले लो चाहे बड़ी संख्या ले लो, माना बड़ी संख्या बराबर x और माना छोटी संख्या बराबर y। अब देखो बड़ी संख्या में छोटी घटाएंगे तो अंतर मिल जाएगा हमें 26। तो देखो x माइनस वाई बराबर 26, यह हमें दिया हुआ है, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। और दूसरा एक संख्या मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो प्रश्न के अनुसार बड़ी संख्या अर्थात x बराबर 3y है, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब देखो समीकरण नंबर 2 में x का मान y के रूप में दिया गया हमें यहाँ पे। इस x के मान को अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर तो x का मान हमने वहाँ रखा, देखो 3y माइनस वाई बराबर 26, क्योंकि इस x जगह हमने 3y रख दिया। अब इसको हल कर देते हैं। 3y में से 1y गया तो 2y बचेगा बराबर 26, तो y बराबर 13 आ गया। एक संख्या हमारे पास 13 आ गई। और दूसरी संख्या कितनी निकाल सकते हैं? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से x बराबर 3 गुणा में 13, तो 13 तियाँ 39, तो x बराबर 39। संख्याएं हमारे पास क्या आ गई? एक 39 है और 13। तुम चाहो तो इनका अंतर निकाल सकते हो, 39 में 13 घटाओ तो 26 मिलेगा हमें, जो पहला भाग था ये। प्रश्न 3 का दूसरा भाग, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना बड़ा कोण बराबर x और माना छोटा कोण बराबर y। देखो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, अर्थात x बराबर y प्लस 18। ये हमारे पास एक समीकरण आ गई। अब दिया है कि दोनों संपूरक कोण हैं, संपूरक कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि संपूरक कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो देखो x प्लस वाई बराबर 180 आ गया इससे, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। समीकरण 1 में देखो x का मान y के रूप में दिया हुआ है, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 1
व 2 से। समीकरण 1 से x का मान है y प्लस 18, तो हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो यहाँ आएगा y प्लस 18 प्लस ये वाला y बराबर 180। अब यहाँ देखो 2y आ गया बराबर 18 को उधर ले जाके घटा देंगे हम, 180 में से 18 घटा देंगे, तो यहाँ y बराबर ये 2 को नीचे ले आएंगे बटे में 2, यहाँ देखो 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और यहाँ 7 में से 1 गया 6, तो 162 आ गया। अब इसे 2 से भाग कर देते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, अर्थात जो छोटा कोण था वो आ गया 81 डिग्री। अब निकालते हैं बड़ा कोण। देखो बड़ा कोण कितना था हमारा, ये रहा, समीकरण 1 में दिया हुआ है। समीकरण 1 से x बराबर y प्लस 18, y हमारा कितना था 81 डिग्री, तो 81 प्लस 18, देखो 1 और 8 9, 8 और 1 9, तो x बराबर 99 डिग्री। तो एक है 81 डिग्री और एक है 99 डिग्री। दो समपूरक कोण पूछे गए थे ना, एक 99 डिग्री, एक है 88। प्रश्न 3 का तीसरा भाग। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपीस और माना गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर y। ये एक बल्ले का मूल्य है और एक गेंद का मूल्य। अब देखो हमें दिया है कि 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदे, तो देखो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा 7x और 6 गेंदों का मूल्य 6y बराबर 3800 रुपये। एक समीकरण आ गई है, समीकरण नंबर 1। और यहाँ 3 बल्ले और 5 गेंद मतलब 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। तो देखो ये दोनों सामान्य समीकरण बन गई हैं। अब किसी एक समीकरण से हम x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण रखेंगे हम। समीकरण 1 से यहाँ से y का मान निकालते हैं, तो ये आएगा 3800 माइनस 7x बटे में 6, ये समीकरण नंबर 3 है। अंत में आके यहीं पे मान रखते हैं हम, तो हमें y मिलता है। अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 व 3 से, इन दोनों से अब y का मान अगर वहाँ रखते हैं हम, तो देखो 3x प्लस 5 गुणा y 3800 माइनस 7x बटे में 6, y का मान ही रखा है हमने ये बराबर 1750। अब यह आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे एक तो लघुत्तम लेना पड़ेगा क्योंकि ये 6 है, 6 लघुत्तम ले लिया हमने। यहाँ 1750, 6 से गुणा किया 3 को, 6 3 18x आ गया, प्लस इस 5 को गुणा करेगा 38 से, देखो 0 0, 5 अट्ठे 40, फिर 0 आ गया, 5 3 15 और 4 19, माइनस 5 सत्ते 35x। अब इसको हल कर लेते हैं हम। देखो 18 ये है और ये 35 है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 17x प्लस 19,000 बराबर 1750 गुणा में 6। इस 19,000 को दाहिनी तरफ ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा 17x बराबर, इसको पहले गुणा करते हैं 6 से, 0 6 पंजे 30, 0 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 कम 6 और 4 10, यह आ गया माइनस 19,000। अब देखो 10,500 में से 19,000 घटाएंगे, अर्थात 9,000 में से सीधे हमें 500 घटाना है, तो 8,500 आएगा, तो 8,500 लेकिन माइनस का, यह आ गया 17x। दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएंगे, x बराबर 850 बटे में 17, तो देखो कितना आ जाएगा, 17 25 85 होता है, यानी 50 आ जाएगा। तो x का मान 50 आ गया। x क्या था, देखो x हमने क्या निकाला था, x लिया था हमने एक बल्ले का मूल्य 50,
एक इतना सस्ता बल्ला तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो हमने कुछ गलती की है। 19,000 यहाँ 9,000 है, 9,000 में से हमने 500 घटाया है, तो ये आएगा 8,500, 8,500 ऐसे आएगा। ये गलत कर दिया था हमने, 8,500, तभी यहाँ पे उत्तर गलत आया हमारा। ये 500 आना चाहिए, ये 500। बल्ला थोड़ा महंगा होगा। अब बल्ले का दाम आ गया यहाँ 500। अब निकालते हैं हम बॉल का दाम। देखो बॉल के लिए समीकरण 3 में आते हैं वापस हम। समीकरण 3 ये है। समीकरण 3 से y बराबर 3800 माइनस 7 गुणा में 500 बटे में 6। तो देखो ये आ गया 3800 माइनस 7 बचे 35 आ जाएगा। 3500 बटे 6, 3800 में से 3500 घटाएंगे तो 300 आएगा। 300 यहाँ 3000 लिख दिया मैंने, बटे 6, तो 300 बटे 6, 6 से काट दो, 6 पंजे 30, तो ये आ गया 50। मतलब एक गेंद का दाम 50 रुपये है और एक बल्ले का दाम 500 रुपये है। इसका छठा भाग, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखो यहाँ दो तरह के भाड़े हैं, एक नियत भाड़ा है, दूसरा प्रति किलोमीटर भाड़ा है। तो हम दोनों को मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये और माना प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें x रुपये तो देना ही देना है, चाहे हम 1 किलोमीटर ही क्यों ना जाएं। और उसके बाद अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 y देना पड़ेगा, अगर 2 किलोमीटर जाएंगे 2 y देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर 3 y देना पड़ेगा। इस तरह से ये जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है ये बढ़ता रहेगा, लेकिन नियत भाड़ा हमारा फिक्स रहेगा। तो पहले केस में क्या दिया है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो देखो 10 किलोमीटर के लिए मतलब नियत भाड़ा तो वही रहेगा, लेकिन 10 किलोमीटर के लिए 10 y हो जाएगा भाड़ा, ये बराबर 105। ये समीकरण 1 आ गया। और दूसरा देखो यहाँ पे 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। देखो नियत भाड़ा अभी भी नियत रहेगा और 15 किलोमीटर के लिए 15 y हो जाएगा बराबर 155। ये दूसरी समीकरण आ गई। समीकरण 1 से यानी इस वाले समीकरण से हम x का मान निकाल सकते हैं आराम से। समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस 10y। देखो ये समीकरण नंबर 3 आ गई। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 नहीं 2 व 3 से देखो x का मान हम यहाँ रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ये नहीं, अब देखो इस समीकरण में सिर्फ एक ही चर है y, यहाँ पे माइनस का 10y, यहाँ 15y है, तो बचेगा 5y। यहाँ 155 है, 155 और ये 105 को दाहिनी तरफ अगर ले जाते हैं हम तो ये जाएगा माइनस 105। तो इस तरह 5y बराबर 50 आ जाएगा और y बराबर 10। 50 को 5 से भाग करके। अब देखो y का मान आ गया, मतलब प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो 10 रुपये चल रहा है, 10 रुपये प्रति किलोमीटर। हमें निकालना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कहाँ से निकालेंगे हम? समीकरण नंबर 3 से। तो देखो समीकरण 3 से x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y, 10 गुणा 10, तो 105 माइनस 100 अर्थात 5। तो 5 रुपये नियत भाड़ा है और 10 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा है। अब प्रश्न में पूछा गया अंत में, देखो पहले तो ये पूछा गया था नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो दोनों आ गए ना। नियत भाड़ा हमारा कितना है? 5 रुपये और ये प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो देखो 25 किलोमीटर के लिए
भाड़ा x प्लस 25y। x हमारा 5 है, 25 गुणा में 10, इतने रुपए देने पड़ेंगे उसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास रुपये 5 प्लस 250 अर्थात 255 रुपये। तो उसे कुल 255 रुपये देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर के लिए। प्रश्न 3 का 5वां भाग। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है, तो हम डायरेक्ट भिन्न को मान लेते हैं। माना भिन्न बराबर x/y, या मान सकते हैं माना अंश बराबर x और हर बराबर y, ऐसे भी मान सकते हैं। हमने भिन्न को मान लिया x/y। अब देखो यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो देखो अगर दोनों में 2 जोड़ा जाएगा, अंश में भी 2 जोड़ें और हर में भी 2 जोड़ दें तो भिन्न हो जाएगी 9/11। इससे हम एक समीकरण निकाल सकते हैं सरल करके। 11 से x प्लस 2 को गुणा किया और 9 से y प्लस 2 को, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। तो यहाँ से हम किसी x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो यह आ जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4। अब यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं तो यह आ जाएगा 11x बराबर 9y माइनस 4 और x बराबर 9y माइनस 4/11। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। देखो हमारे पास समीकरण नंबर 2 क्या है, x और y में जो मान है, समीकरण नंबर 1 है, इसको रखते हैं हम समीकरण नंबर 2। 3 के बजाय 2 रख लेते हैं। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है इसकी। दूसरी कंडीशन है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखो अंश क्या है हमारा x, तो उसमें 3 जोड़ दिया, हर है y, उसमें 3 जोड़ दिया, तो भिन्न 5/6 हो जाती है। अब ये भिन्न 5/6 हो गई। फिर से इसको ऐसे गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5y प्लस 5 × 15। यहाँ पे रखेंगे हम x का मान। अब 6 गुणा में x का मान क्या है 9y माइनस 4/11, और इस y को इधर ले आएंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा बराबर, यहाँ बचेगा 15 और इस 18 को यहाँ लाएंगे माइनस का 18। अब देखो इसमें समीकरण में सिर्फ y बचेगा हमारे पास, इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम आ गया 11, उधर बचेगा 15 माइनस 18 माइनस का 3, और यहाँ देखो क्या बचेगा, 6 को y से गुणा किया, 9 से गुणा किया तो आ गया 54y माइनस 6 चौक 24 माइनस 11 × 5 55y। तो ये हमारी सरलतम समीकरण आ गई इसकी। इस 11 से 3 को गुणा कर देंगे हम तो ये 33 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 54 और ये 55, तो माइनस का 1y बचेगा, माइनस का 24 बराबर माइनस का 33। इस 24 को यहाँ लाते हैं हम, -y बराबर -33 प्लस 24। देखो 33 में से 24 घटाना है हमें, तो आएगा -y बराबर माइनस का 13 में से 4 गया 9 बचेगा, तो 9 ही बच गया। ये दोनों कट जाएंगे। इस तरह y का मान आ गया 9। हमें हर मिल गया 9। अब हम निकालते हैं अंश। कहाँ से? समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से x बराबर 9y, देखो y हमने कितना निकाला था 9, तो 9 गुणा में 9 माइनस 4/11, 9 में 81 हो गया माइनस 4/11, 81 में से 4 गया बचेगा 77/11। तो इस तरह से हमारा जो x आएगा वो 7 आ गया। देखो x 7 है और y 9 है, तो इस तरह भिन्न क्या होगी हमारे पास, भिन्न बराबर x/y मतलब 7/9, और यही हमें ज्ञात करना था। प्रश्न 3 का आखिरी भाग।
भाग नंबर 6। ये प्रश्नावली 3.2 का आखिरी प्रश्न है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? हम यहाँ दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब देखो यहाँ दिया है 5 वर्ष बाद, तो हम वही देंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालते हैं। जैकब की आयु, अगर किसी की आयु आज x है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? x + 5। और पुत्र की आयु हो जाएगी y + 5। अब उस स्थिति में क्या होगा? उसके जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। मतलब इसकी जैकब की आयु यानी x + 5 बराबर ये 3 गुना होगी पुत्र की आयु की। तो देखो पहली कंडीशन हमें ये दी हुई है। यहाँ से x या y का मान निकाल लेते हैं हम, तो ज़्यादा आसान है x का मान निकालना यहाँ पे। तो x बराबर देखो 3 से y गुणा किया, 3y आ गया प्लस 15 और इस 5 को उधर ले जाएंगे तो -5, अर्थात x बराबर 3y + 10। ये एक समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 1। अब इस x के मान को हम देखो ये x का मान आ गया ना, इस x के मान को हम अगली समीकरण में रख देंगे। अगला क्या है? 5 वर्ष पूर्व। देखो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। देखो दोनों की निकालते हैं आयु पहले। जैकब की आयु x - 5 होगी और पुत्र की आयु y - 5। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु मतलब x - 5 ये 7 गुना होगी पुत्र की आयु की। इसको फिर हल करते हैं और हल करते समय x का मान ये रख देंगे हम। तो x - 5, -5 को हम दाहिनी तरफ ले जाते हैं ताकि +5 हो जाए। 7y - 7 = 35 और +5। अब देखो x का मान कितना है? 3y + 10। 3y + 10 रख दिया इसको। ये 7y - 30, ये 3y है, ये 7y है। तो देखो 3y - 7y एक तरफ ले लिया, ये -30 है और ये -10 आ गया। तो यहाँ बचेगा -4y और यहाँ आ जाएगा -40, अर्थात y बराबर 10। तो इस तरह देखो y आ गया, मतलब पुत्र की आयु, अब पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। अब हम निकालते हैं जैकब की आयु। समीकरण नंबर 1 से x बराबर 3 गुणा में 10 + 10, तो ये आ गया 30 + 10 अर्थात 40। तो जैकब की अभी वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है।